नमस्कार, मैं अरविंद। स्वागत है एक बार फिर आप सभी का ए टू कक्षा की इस कक्षा में। इस कक्षा में हम बाल विकास को पढ़ना शुरू करेंगे, जो कि आपके टेट, सीटेट के एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा। तो आइए आज की कक्षा को शुरू करते हैं और समझते हैं आज का पहला क्लास। पहला क्लास है जिसमें हम सीडीपी को पढ़ने वाले हैं। सीडीपी की शुरुआत हम करते हैं साइकोलॉजी की डेफिनेशन से। सबसे पहले हम साइकोलॉजी की डेफिनेशन को समझने का प्रयास करते हैं कि साइकोलॉजी की डेफिनेशन है क्या। तो साइकोलॉजी की बात करें, साइकोलॉजी की बात करें तो साइकोलॉजी जो है ये सबसे पहले, साइकोलॉजी शब्द को सबसे पहले किसने यूज किया, सबसे पहले किसने प्रयोग किया? सबसे पहले सबसे पहले 1590 में एक मनोवैज्ञानिक हुए जिन्हें हम रुडोल्फ गोलक के नाम से जानते हैं। रुडोल्फ गोलक ने सबसे पहले साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। कब? 1590 में। अब साइकोलॉजी की बात करते हैं कि साइकोलॉजी है क्या। तो साइकोलॉजी जो है यह आपका दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है आपका साइकी और दूसरा है लोगोस। पहला है साइकी और दूसरा है लोगोस। और ये दोनों शब्द हैं कैसे? ग्रीक शब्द हैं। दोनों ग्रीक शब्द हैं। अब साइकी का जो अर्थ है इसे हम सोल कहते हैं। सोल। और सोल का मतलब है आत्मा या मन। मन भी कहते हैं, मन या आत्मा। और दूसरा जो है लोगोस, इसका अर्थ हम क्या लेते हैं? स्टडी से। लोगोस का मतलब स्टडी। स्टडी मतलब अध्ययन। आप सभी जानते हैं कि स्टडी मतलब अध्ययन। अब इन दोनों से जो पहली डेफिनेशन मिलकर बनती है, फर्स्ट डेफिनेशन जो होती है, फर्स्ट डेफिनेशन जो है वह है क्या? आत्मा का अध्ययन। आत्मा का अध्ययन मतलब स्टडी ऑफ सोल। स्टडी ऑफ सोल, आत्मा का अध्ययन। अब आत्मा का अध्ययन साइकोलॉजी के तहत कर रहे हैं तो आत्मा का अध्ययन करेंगे कैसे? ये बड़ी बात थी कि आत्मा का अध्ययन हम करेंगे कैसे। किसी के शरीर में आत्मा और शरीर को अलग करेंगे तब ना अध्ययन कर पाएंगे आत्मा का। तो इसके समर्थकों की बात करें तो जो समर्थक थे इस डेफिनेशन के, अरस्तु, प्लेटो और डिकार्टे। ये दोनों जो थे समर्थक थे किसके? आत्मा के अध्ययन का जो यह डेफिनेशन है इसके समर्थक थे। और ये जो डेफिनेशन आई थी, कब आई थी? तो यह आई थी 16वीं शताब्दी में। 16वीं शताब्दी में डेफिनेशन निकल कर आई कि हम साइकोलॉजी के तहत आत्मा का अध्ययन करेंगे। समर्थकों में अरस्तु, प्लेटो और डेकार्टे हुए। वहीं फिर जब यह थ्योरी जो थी, ये डेफिनेशन जो थी, जब खंडन हो गया, इसका फेल हो गई, तो दूसरी डेफिनेशन क्या आती है? दूसरी डेफिनेशन थी सेकेंड डेफिनेशन। सेकेंड डेफिनेशन जो हुई उसमें हम कहने लगे कि हम अब अध्ययन करेंगे साइकोलॉजी के तहत किसका? स्टडी ऑफ माइंड। स्टडी ऑफ माइंड सेकेंड डेफिनेशन थी, स्टडी ऑफ माइंड। इसके तहत हम करेंगे मन का अध्ययन। मन का अध्ययन करेंगे। मन का अध्ययन करेंगे। इसके समर्थक हुए, ये जो आया था, कब आया था? 17वीं शताब्दी में। 17वीं शताब्दी में आई। और इसके जो समर्थक हुए, मन के अध्ययन के जो समर्थक हुए, वह हुए लिवनिज, लॉक हुए, पोम्पेनोजी हुए, ह्यूम हुए, रीड हुए। ये सब समर्थक हुए किसके? स्टडी ऑफ माइंड के। लेकिन एक सवाल उठा कि हम मन का अध्ययन करेंगे, लेकिन किसी के मन का अध्ययन हम करेंगे कैसे? क्वेश्चन मार्क लगा कि हम मन का अध्ययन करेंगे कैसे? करोगे कैसे मन का अध्ययन? उसके मन में क्या चल रहा है, किसी व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, आप कैसे जानेंगे? तो ये भी
क्या हुआ, खत्म हो गया, खंडन हो गया इसका भी। फिर आती है थर्ड डेफिनेशन। थर्ड डेफिनेशन क्या आती है? थर्ड डेफिनेशन, थर्ड डेफिनेशन आती है चेतना का विज्ञान। कि भाई अब हम चेतना का अध्ययन करेंगे। चेतना का अध्ययन करेंगे किसके तहत, किसके अंतर्गत? साइकोलॉजी के अंतर्गत, स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। ये भी आई कब आई? तो 19वीं शताब्दी में आई, 19वीं शताब्दी में आई है। इसके जो समर्थक हुए, इसके जो समर्थक हैं, है ना, इसके जो समर्थक हुए विलियम जेम्स हुए, विलियम जेम्स हुए, विलियम वुंट हुए, बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक इसके समर्थन में आए। जेम्स सली हुए, जेम्स सली, ये सभी समर्थक थे किसके? चेतना के विज्ञान का। कब आया था? तो 19वीं शताब्दी में आया। लेकिन एक मनोवैज्ञानिक हुए जिन्हें हम मैकडूगल के नाम से जानते हैं। मैकडूगल के नाम से जानते हैं। इनकी एक पुस्तक थी जो 1923 में आई, उसका नाम था, जो बुक थी इनकी, पुस्तक थी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। इसमें इन्होंने इसका खंडन कर दिया, खंडन कर दिया, है ना, खंडन कर दिया कि चेतना का जो अध्ययन करेंगे आप, चेतना तो मनुष्य की क्या है? जागृत अवस्था है। इसमें क्या होता है? व्यक्ति सचेत होता है, और जो भी वह बोलेगा, जो भी पूछेंगे, वो बहुत नाप तोल के बोलेगा। लेकिन जो उसका व्यवहार है, जो व्यक्ति का जो असली उसका जो साइकोलॉजी है, वह तो अचेतन मन में है। तो आप चेतना में कैसे उसका अध्ययन करेंगे? जागृत अवस्था में किसी व्यक्ति से आप सच्चाई नहीं निकलवा सकते ना, क्योंकि वह तो अचेतन मन में है। वह कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, उसके अंदर क्या भावनाएं हैं, सब तो अचेतन मन में है। तो जागृत अवस्था में तो निकाल नहीं पाएंगे। तो एक ही डेफिनेशन क्या हुई? खत्म, खारिज हो गई। फिर चौथी डेफिनेशन जो आती है, जो कि आज वर्तमान में हम उसी का अध्ययन करते हैं, इसके तहत, साइकोलॉजी के तहत हम उसी डेफिनेशन का अध्ययन करते हैं। तो फोर्थ डेफिनेशन की बात करें, फोर्थ डेफिनेशन जो थी वह क्या थी? फोर्थ डेफिनेशन थी व्यवहार का अध्ययन। व्यवहार का अध्ययन, स्टडी ऑफ बिहेवियरिज्म। स्टडी ऑफ बिहेवियरिज्म, यह वर्तमान में है व्यवहार का अध्ययन। वर्तमान में साइकोलॉजी के तहत व्यवहार के अध्ययन को ही अध्ययन करते हैं। यह आया कब? तो यह आया 20वीं शताब्दी में। कब आया? 20वीं शताब्दी में आया। इसके समर्थकों की बात करें, समर्थक कौन हुए? समर्थक कौन हुए? वाटसन साहब हुए, वुडवर्थ हुए, और साथ ही स्किनर भी हुए, और मैकडूगल साहब तो रहेंगे ही, मैकडूगल साहब हुए, और क्रो भी साथ में थे। क्रो भी व्यवहार के अध्ययन के साथ रहे। व्यवहार के अध्ययन में यह है कि बालक के व्यवहार, व्यक्ति के व्यवहार का अगर हम अध्ययन करेंगे तो हम उसके बारे में अच्छे से जान पाएंगे कि उसकी साइकोलॉजी क्या है, उसका व्यवहार कैसा है, उसके मन में चल क्या रहा है, ये सभी चीज़ें जान पाएंगे। इसी के संबंध में, इसी जो डेफिनेशन हम देख रहे हैं साइकोलॉजी के, इसी के संबंध में वुडवर्थ साहब ने एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। वो स्टेटमेंट क्या है? वो स्टेटमेंट यह है, वुडवर्थ साहब ने दिया है, वो स्टेटमेंट है कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया,
आत्मा का त्याग किया, जो कि पहली डेफिनेशन है। फिर मन का त्याग किया, मन का त्याग किया, मन का त्याग किया, जो कि दूसरी डेफिनेशन है कि मन का अध्ययन करेंगे। फिर चेतना का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया, और आजकल व्यवहार के साथ चल रहा है, और आजकल व्यवहार के साथ चल रहा है। यह वुडवर्थ के द्वारा कहा गया है कि मनोविज्ञान सर्वप्रथम आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया, और आजकल व्यवहार के साथ चल रहा है। तो वर्तमान में जो साइकोलॉजी की डेफिनेशन है उसे हम व्यवहार का अध्ययन के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं? व्यवहार का अध्ययन। कब आया था यह? तो 20वीं शताब्दी में आया। समर्थकों की बात करें तो वाटसन, वुडवर्थ, मैकडूगल, क्रो और स्किनर साहब भी थे, है ना। ये रही डेफिनेशन की बात। आगे बात करते हैं जो बाल विकास की परिभाषाएं हैं, जो कि एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं कि बाल विकास की परिभाषाओं से प्रश्न कि है कि स्टेटमेंट किसका है और किसका नहीं है। तो स्टेटमेंट की बात करें तो पहला स्टेटमेंट है हरलाक का। हरलाक के अनुसार बात करें तो हरलाक ने कहा कि विकास की सीमा अभिवृद्धि तक ही नहीं अपितु इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य और प्रगतिशील क्रम निधि रहता है। वही जो इनका फेमस स्टेटमेंट है जो कि एग्जाम में पूछा गया है वह है विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में अपनी नवीन विशेषताएं, नवीन व्यक्ति में अनेक नवीन विशेषताएं एवं नवीन योग्यताएं प्रस्फुटित होती हैं। तो इनका जो कीवर्ड है इनकी स्टेटमेंट का वह है नवीन विशेषताएं एवं नवीन योग्यताएं। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में अनेक नवीन विशेषताएं एवं नवीन योग्यताएं प्रस्फुटित होती हैं। इसके तहत परिणाम के परिणाम स्वरूप, विकास के परिणाम स्वरूप। वहीं वर्ग के अनुसार बात करें, वर्ग के अनुसार बात करें तो बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म के पूर्व अवस्था से परिपक्व अवस्था तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्व अवस्था तक होने वाले विकास का अध्ययन करते हैं। तो बाल विकास की बात करें तो बाल विकास में हम जन्म से लेकर किशोरावस्था तक का जो समय होता है उसी का अध्ययन हम करते हैं। बाल विकास में आपको डेफिनेशन में देखने को यही मिलेगा कि जन्म से परिपक्व अवस्था या किशोरावस्था। अगला डेफिनेशन है क्रो के अनुसार। क्रो का स्टेटमेंट है कि बाल विकास वह मनोवैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें गर्भावस्था के प्रारंभ से किशोरावस्था के प्रारंभ तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। गर्भावस्था से किशोरावस्था के प्रारंभ तक होने वाले विकास का अध्ययन करते हैं क्रो के अनुसार। वहीं जेम्स ड्रेवर के अनुसार बात करें तो बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्व अवस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है, जिसमें जन्म से परिपक्व अवस्था तक विकसित हो रहे मानव का विकास करते हैं। ये जेम्स ड्रेवर के अनुसार है। आगे बात करें, आगे हम वृद्धि और विकास की बात करते हैं। वृद्धि और विकास क्या है? जनरली यह एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, वृद्धि और विकास। वृद्धि जो होता है यह बाहरी स्वरूप होता है, वहीं विकास जो है आंतरिक स्वरूप है। वृद्धि बाहरी स्वरूप का मतलब ये है कि आकार का बढ़ना, वजन का बढ़ना, है ना, बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है, तो उसे हम वृद्धि कहते हैं। वही विकास क्या होता है? विकास तो आंतरिक प्रक्रिया है, आंतरिक प्रक्रिया है। इसमें मानसिक विकास, शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषाई विकास, इन सब का होना होता है। तो कह सकते हैं कि जो विकास है एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाना ही क्या है? विकास है। एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, मानसिक अवस्था की बात करें, उसका जो विकास का स्तर है, मानसिक विकास का जो स्तर है उसकी बात कर रहे हैं। तो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाना ही क्या है? विकास है। तो विकास का जो स्वरूप होता है यह आपका गुणात्मक है, गुणात्मक। वहीं वृद्धि की बात करें तो यह आपका मात्रात्मक है। क्या है? मात्रात्मक, यह गुणात्मक। इसकी जो प्रक्रिया होती है विकास की, यह व्यापक प्रक्रिया है। व्यापक प्रक्रिया का मतलब कि जीवन पर्यंत चलता है, यह जीवन पर्यंत चलता है, विकास जीवन पर्यंत चलता है। लेकिन वहीं वृद्धि की बात करें तो यह एक संकुचित प्रक्रिया है,
यह एक संकुचित प्रक्रिया है, एक समय के बाद रुक जाता है ना। जब फिजिकल डेवलपमेंट की बात करेंगे, जब फिजिकल डेवलपमेंट को हम देखते हैं तो क्या होता है, उसमें बॉडी ग्रोथ होती है, और बॉडी ग्रोथ में दो चीज़ हम देखने को मिलता है हमें। बॉडी ग्रोथ में हमें दो चीज़ देखने को मिलती है, एक तो होता है ग्रोथ, वही दूसरा होता है डीके। यह होता है वृद्धि और यह होता है क्षरण। दो चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो जो ग्रोथ होता है एक समय के बाद तो रुक जाएगा, कहने का मतलब किशोरावस्था तक जाते जाते वृद्धि रुक जाएगी बालक की, जो शारीरिक विकास है वो रुक जाएगा। लेकिन जो उसके बाद क्या शुरू होगा, उसके बाद शुरू होगा डीके, क्षरण। एक बार बॉडी का डेवलपमेंट होगा, एक बार फिर उसका क्षरण होना शुरू होगा, वो भी तो विकास के तहत ही है। वो भी तो विकास है, शरीर में परिवर्तन हो रहा है ना, बॉडी में परिवर्तन हो रहा है, तो वो भी तो विकास के ही अंतर्गत कंसीडर करेंगे हम। तो वृद्धि क्या है, संकुचित प्रक्रिया है, लेकिन विकास क्या है, व्यापक प्रक्रिया है। यहाँ हम यह भी कह सकते हैं कि जो वृद्धि है विकास में समाहित है। वृद्धि क्या है, वृद्धि विकास में समाहित है। वृद्धि विकास में समाहित है, अलग नहीं है वृद्धि विकास से, वृद्धि विकास में ही समाहित है। एक बार ग्रोथ हो रहा है, बॉडी का डेवलपमेंट हो रहा है, तो फिर क्षरण भी होगा, झुर्रियाँ आएंगी, शारीरिक कमजोरियाँ आएंगी, हड्डियाँ कमजोर होंगी, स्किन में झुर्रियाँ पड़ेंगी, है ना। तो विकास के अंतर्गत ही तो है। लेकिन विकास में फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशियो इमोशंस, जितने भी डोमेन्स होते हैं विकास के, वो सभी आ जाएंगे इसमें। तीनों डोमेन्स आ जाएंगे विकास के क्षेत्र की बात करें, जब डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट की बात करते हैं तो फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट और सोशियो इमोशन, ये तीनों आ जाते हैं इसमें डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट में, है ना। तो वृद्धि और विकास, आगे देखते हैं। तो विकास को प्रभावित करने वाले कारक, विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन है, यही देखते हैं कि विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। विकास को प्रभावित करने वाले कारक को देखते हैं। विकास को प्रभावित करने वाले कारक, कितने कारक हैं, तो दो कारक हैं विकास को प्रभावित करने वाले। पहला जो है, पहला है आपका जैविक कारक, जैविक कारक जिसे हम वंशानुक्रम भी कहते हैं, वंशानुक्रम। और दूसरा है आपका वातावरणीय, दूसरा है वातावरणीय कारक। जैविक जो है, वंशानुक्रम जो है, यह बालक का जो शारीरिक विकास है, उसकी हाइट कितनी होगी, उसकी शारीरिक वृद्धि कितना होगा, मानसिक विकास कितना होगा, शारीरिक बनावट कैसी होगी, ये सब किस पर निर्भर करता है, जैविक पर, वंशानुक्रम, जो उसके माता पिता के द्वारा उसको मिलता है, बालक को उसके माता पिता के द्वारा उसमें ट्रांसफर होते हैं। यह हेरिडिटिकल होता है। ये क्या होता है, हेरिडिटिकल, जिसे हम वंशानुक्रम कहते हैं। हेरिडिटिकल जो कि फिक्स होता है, जो क्या है, फिक्स है, इसे हम बदल नहीं सकते। जो भी माता पिता से बालक में ट्रांसफर होगा, हाइट जो भी होगी वह उतना ही बढ़ेगा, बालक उसकी हाइट उतनी ही जाएगी, मोटा है, पतला है, शारीरिक रंग कैसा है, हाइट हो गया, स्किन कलर हो गया, स्किन कलर हो गया, है ना। ये सब क्या है, जैविक है, हेरिडिटिकल है, ये सब क्या है, फिक्स है। उसका मानसिक विकास हो गया, मानसिक विकास हो गया, यह सभी वंशानुक्रम पर आधारित होता है। यह वंशानुक्रम या जैविक कारक है जो कि फिक्स होता है, इसे हम बदल नहीं सकते। आपके बॉडी में जो होने वाले परिवर्तन हैं उसे हम बदल नहीं सकते जैविक कारक में। वही वातावरणीय कारक की बात करें तो वातावरणीय कारक जो होता है यह वातावरण से मिलने वाला है, विकास है, यह वातावरण से हमें मिलता है। हमारा वातावरण कैसा है, वातावरण समय के साथ साथ परिवर्तित होता है, बदलता रहता है, जैसी संगत होगी बालक का विकास भी वैसा ही होगा। तो वातावरण भी बालक के विकास को प्रभावित करता है कि बालक का वातावरण कैसा है, अधिगम उसी हिसाब से बालक में अधिगम होगा। वातावरण से जो मिलने वाला अनुभव होगा उससे बालक क्या करेगा, अधिगम करेगा।
अगर वातावरण की बात करें तो यह क्या होगा, यह बदलता रहता है, परिवर्तित होता है, यह परिवर्तनशील है, यह परिवर्तनशील है, लेकिन यह परिवर्तनशील नहीं है। जो हेरिडिटी है यह परिवर्तनशील नहीं है, यह फिक्स होता है। हाइट अगर उसकी 5.5 फीट है तो 5.5 फीट होगी, वो माता पिता से उसे मिला है तो 5.5 फीट होगी, कम या ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। वो खाए चाहे ना खाए, अच्छी डाइट उसे मिले चाहे ना मिले, वो होगा ही। लेकिन वातावरण बहुत ही प्रभावशील होता है बालक पर। जैसा संगत होगा वैसे ही बालक में रंगत भी होगी। अच्छा संगत है तो अच्छा सीखेगा, गलत संगत है तो गलत तरीके से सीखेगा। भौगोलिक वातावरण भी प्रभावित करता है इसे। जो भौगोलिक वातावरण भी प्रभावित करता है। भौगोलिक वातावरण मतलब ठंडा प्रदेश है या फिर गर्म प्रदेश है। अगर ठंडा प्रदेश है तो बालक सक्रिय होगा, है ना, क्या होगा, सक्रिय होगा, है ना, उसके स्किन कलर भी अलग होंगे, सुंदर होगा, मेहनती भी होगा। लेकिन वहीं गर्म प्रदेश में अगर है, गर्म प्रदेश है, वातावरण है, भौगोलिक वातावरण अगर गर्म है तो बालक कैसा होगा, निष्क्रिय होगा, उसकी स्किन का कलर थोड़ा सा डार्क होगा, आलसी भी होगा। तो भौगोलिक वातावरण भी विकास को प्रभावित करता है ना। उसकी जो आसपास की इन्वायरमेंट है, वातावरण है, वो तो प्रभावित करेगा ही, उसके अधिगम को प्रभावित करेगा। लेकिन अगर भौगोलिक वातावरण की बात करें तो वो भी बालक के विकास को प्रभावित करेगा। ठंडे प्रदेश के लोगों को देखिए कैसे, किस प्रकार से होते हैं, उनके स्किन कलर कैसे होते हैं, वही जो गर्म प्रदेश में रहते हैं उनके स्किन कलर कैसे होते हैं। तो वातावरण का प्रभाव बालक के विकास पर पड़ता है। और जैविक जो कारक है वो तो है ही, वंशानुक्रम का विकास प्रभाव तो पड़ता ही है। तो विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन है, जैविक कारक है और वातावरणीय कारक है ना। अब मोटर स्किल पे बात करते हैं। मोटर स्किल क्या है अब मोटर स्किल को भी देखते हैं। मोटर स्किल क्या है, मोटर स्किल क्या होता है, यह भी दो प्रकार का होता है। मोटर स्किल दो प्रकार का होता है। एक तो फाइन मोटर स्किल होता है, फाइन मोटर स्किल होता है, और दूसरा होता है आपका ग्रॉस मोटर स्किल। ग्रॉस मोटर स्किल होता है। यह दो स्किल हैं जिसे हम मोटर स्किल कहते हैं, गतिकी कौशल इन्हें कहते हैं हम। क्या कहते हैं, गतिकी कौशल के नाम से जानते हैं इन्हें। फाइन मोटर स्किल, इसे सूक्ष्म गतिकी कौशल कहते हैं, सूक्ष्म गतिकी कौशल। वहीं ग्रॉस मोटर स्किल को हम कहते हैं स्थूल गतिकी कौशल। ग्रॉस मोटर स्किल को हम स्थूल गतिकी कौशल कहते हैं। फाइन मोटर स्किल का संबंध किससे है, स्मॉल, जो छोटी मसल्स हैं, स्मॉल मसल से है इसका संबंध। वहीं ग्रॉस मोटर स्किल का जो संबंध है लार्ज मसल से, लार्ज मसल से। अब स्मॉल मसल्स और लार्ज मसल्स का मतलब क्या है, जो फाइन मोटर स्किल है, जो फाइन मोटर स्किल है, इसमें हम छोटी छोटी मांसपेशियों का यूज करते हैं। जिस किसी भी कार्य को करने में अगर हम छोटी मांसपेशी का यूज करते हैं तो उसे हम फाइन मोटर स्किल कहते हैं। वहाँ पर स्मॉल मसल्स, जो छोटी छोटी मसल्स हैं, उनका यूज कर रहे हैं तो फाइन मोटर स्किल है। जैसे लिखने में हम किसका यूज कर रहे हैं, अपनी उंगलियों का प्रयोग कर रहे हैं। तो उंगलियों का प्रयोग जब हम करते हैं तो छोटी छोटी मसल्स यूज हो रही हैं, तो इसे हम फाइन मोटर स्किल कहेंगे। लिखना क्या हो गया, लिखना क्या हो गया, फाइन मोटर स्किल है। बोलना भी क्या हो गया, बोलना फाइन मोटर स्किल है। स्थूल गति, सूक्ष्म गति कौशल है। स्मॉल मसल, जो छोटी छोटी मसल्स हैं, मांसपेशियां, उन्हें हम यूज कर रहे हैं। और चावल, मान लीजिए चावल के दाने हैं, उन्हें उठाने में अपनी उंगलियों का यूज करते हैं, उठाने में। और ऐसे कई एग्जाम्पल हैं जिसमें हम छोटी छोटी मसल्स का यूज करते हैं, जिन्हें हम फाइन मोटर स्किल कहते हैं। वहीं ग्रॉस मोटर स्किल की बात करें,
ग्रॉस मोटर स्किल की बात करें तो लार्ज मसल्स का मतलब है कि बड़ी-बड़ी मांसपेशियों का यूज़ करना, जो शारीरिक जो हमारे बॉडी में बड़ी मांसपेशियाँ जैसे चलना हो गया, कूदना हो गया, दौड़ना हो गया, फुदकना हो गया। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है फुदकना किस स्किल के तहत है? किस गतिकी कौशल के तहत है? तो क्रॉस मोटर स्किल के तहत फुदकना हो गया, है ना? सीढ़ियों पर चढ़ना हो गया, साइकिल चलाना हो गया, ये सभी क्या हैं? ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं। वहीं लिखना, बोलना, किसी छोटी चीज़ को उठाना, मोतियों को उठाना, है ना? अपनी उँगलियों से ये सभी क्या हैं? फाइन मोटर स्किल हैं। तो आज की कक्षा में बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगली कक्षा में। अगली कक्षा में विकास के सिद्धांत को देखेंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।